नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है प्यार एक सज़ा। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। दिल्ली, एक बड़े से मैंसन के बड़े से कमरे में एक लड़की बेड के पास वहीं ही फर्श पर बैठे हुए एक बूढ़ी औरत के सीने से लगी हुई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माई माई प्लीज़ मुझे उनसे बचा लीजिए, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, मुझे कब तक यह सब बर्दाश्त करना पड़ेगा माई। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पीठ को सहलाते हुए बोली, बस कर मेरी बच्ची, खुद को संभाल। मैं करूँगा ना तेरी मदद, मैं करूँगी ना तेरी मदद। मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से, मैं भी तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। ये कहते हुए उस बूढ़ी औरत की आवाज़ भी रूंध गई। तभी वो लड़की उस बूढ़ी औरत से थोड़ा दूर हुई और सुबकते हुए बोली, माई आप मेरी कैसी मदद करेंगे? आपको पता है ना वो बहुत ही खतरनाक है, कहीं वो आपको भी कुछ। तो उस बूढ़ी औरत ने प्यार से उस लड़की के छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, मेरी फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूँगी और वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। इतने सालों से मैंने इस घर में काम किया है तो मैं यहाँ के लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ और उसकी भी। उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। करोगी ना? उस लड़की ने अपना सिर बड़ी ही मासूमियत से हाँ में हिलाया और वापस उस बूढ़ी औरत के सीने से लग गई। बूढ़ी औरत भी समझ रही थी कि इस वक्त ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और बहुत ही सहमी हुई भी थी। उसकी नज़रें रह रहकर उस लड़की के छोटे से शरीर पर बने निशानों पर जा रही थी, जिसे देखकर उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था कि कोई कैसे इस नाजुक सी लड़की की ये हालत कर सकता है। उसकी पूरी बॉडी पर बने हुए बाइट के निशान साफ जता रहे थे कि मासूम ने कल कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। कुछ देर बाद जब उस लड़की का रोना अब सिसकियों में बदल गया तो उस बूढ़ी औरत ने, जिसको सभी लोग कावेरी माई के नाम से जानते थे, उन्होंने कहा, बिटिया हमें जो करना होगा आज ही करना होगा, क्योंकि आज रात वो वापस मैंसन नहीं आने वाला। तो हमारे पास आज की रात एक अच्छा मौका है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। पहले तुम खुद को थोड़ा संभालो और अंदर से खुद को मजबूत बनाओ, तभी तो तुम यहाँ से दूर जा पाओगी ना। फिर उसे संभाल कर खड़ा करते हुए, चलो अब बेड पर बैठो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा देती हूँ। उस लड़की के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, जो उसके शरीर को ढकने में नाकाम थे। सिर्फ 2 दिन पहले ही तो वो लड़की इस मैंसन में आई थी और इन 2 दिनों में उसने जो कुछ देख लिया था वो एक खौफ बनकर उसके दिमाग में बस गया था। वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कावेरी माई ने बेड साइड की ड्रॉवर से आइसमेंट निकाली और वापस आकर उस लड़की के बगल में बैठ गई और धीरे धीरे उसके जख्मों पर वो आइंसमेंट अप्लाई करने लगी। जैसे जैसे कावेरी माई की उंगलियां उन जख्मों को छू रही थी, उस लड़की के मुंह से दर्द भरी सिसकारें निकल रही थी। कावेरी माई को उस जख्मों को देखकर गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन बोली, क्या हालत कर दी है इस नाजुक सी बच्ची की। अगर यह लड़की कुछ दिन और इस घर में रही तो पक्का वो इसकी जान ले लेगा। मैं इस मासूम को ऐसे नहीं मरने दे सकती। तभी वो लड़की रूंधी हुई आवाज़ में बोली, माई दर्द हो रहा है। कहकर उस लड़की ने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। कावेरी माई को समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को क्यों दर्द हो रहा है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, वो आकर तुम्हें दर्द की मेडिसिन भी देंगे और तुम्हारा चेकअप भी कर लेंगी। कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने दोबारा अपना सिर झुका लिया। कावेरी माई ने उसके फटे हुए कपड़ों को उतारकर साइड किया और कबर्ड से एक ढीली ढाली शर्ट लाकर उस लड़की को पहना दिया और फिर उसे अच्छे से बेड पर बैठाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? और डॉक्टर को भी बुला लेती हूँ, कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएंगे।
उस लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में ले आया और ब्लैंकेट को अपने कंधे तक डालकर बैठ गई। कावेरी माई उसके रूम से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मन ही मन में बोली, मैं कैसे मदद करूँगी? कौन है जो उस लड़की को सुरक्षित कर सकता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं उस बेरहम इंसान से इस लड़की को सुरक्षित रख सकती हूँ? तभी कुछ सोच कर कावेरी माई की आंखों में चमक आ गई और वो मन ही मन बोली, हाँ, एक वही है जहाँ पर वो इसे कभी नहीं ढूंढ सकता, और अगर ढूंढ भी लिया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मन ही मन कुछ सोच कर कावेरी माई किचन की तरफ बढ़ गई और उसने एक मैड से डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कह दिया। कावेरी माई इस पूरे मैंसन की हेड सर्वेंट थी और उनका हुक्म कोई भी सर्वेंट टाल नहीं सकता था। कुछ ही देर में डॉक्टर मैंसन में आ गई थी। कावेरी माई डॉक्टर के साथ वापस उस लड़की के रूम में गई। वो लड़की अभी भी डरी सहमी बैठी हुई थी और खुद को अच्छे से कंबल से कवर किए हुई थी। जैसे ही उसने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी, झटके से उसने घबराई हुई नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, पर जैसे ही उसने कावेरी माई को डॉक्टर के साथ अंदर आते हुए देखा, तब वो कुछ देर के लिए शांत हुई। कावेरी माई ने उसे जब इतना डरा सहमा देखा तो उसके पास आते हुए बोली, बिटिया डरो मत, मैंने कहा ना आज वो नहीं आने वाला। ये कहकर कावेरी माई ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा इसे चेक कीजिए और जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट हो तो प्लीज़ आप कीजिएगा, क्योंकि इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस लड़की की तरफ देखा और फिर कावेरी माई से कहा, ठीक है माई, मैं अभी इसे देख लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए। कावेरी माई ने डॉक्टर से कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आपको जो चेकअप करना है मेरे सामने कीजिए। डॉक्टर भी जानती थी कि इस मेंशन से कावेरी माई का क्या रुतबा है, इसलिए उसने अब कावेरी माई से और बहस करना सही नहीं समझा और आकर उस लड़की के पास बैठ गई। डॉक्टर ने जैसे ही उस लड़की के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाना चाहा तो उस लड़की ने कांप कर उसे और भी कसकर पकड़ लिया और नम आंखों से कावेरी माई की तरफ देखने लगी। कावेरी माई ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, डरो मत, यह सिर्फ तुम्हें चेक करना चाहती हैं, तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तो यह तुम्हें दवा भी देंगी। कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने ब्लैंकेट को छोड़ दिया। डॉक्टर ने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया तो उसकी बॉडी पर बने निशानों को देखकर कुछ पल के लिए तो डॉक्टर भी हैरान रह गई। उसने हैरानी भरी नज़रों से कावेरी माई की तरफ देखा तो कावेरी माई ने इशारे से उसे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन करने लगी। कुछ देर उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और अपनी जगह से खड़ी हुई और कावेरी माई से बोली, माई, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ बाहर चलिए। कावेरी माई ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। कावेरी माई ने रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और फिर डॉक्टर से पूछा, कहिए डॉक्टर, क्या कहना चाहती थी आप? डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कावेरी माई, उस लड़की की हालत वाकई में ठीक नहीं है और आप भी जानती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है बड़ी बेरहमी के साथ हुआ है। इस वक्त उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ जो उसे वक्त पर लेनी है, लेकिन इन सब का उसकी मेंटल कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि इसके साथ यह सब दोबारा ना हो, क्योंकि उस लड़की को इतना डरा सहमा हुआ देख कर ही मैं समझ गई थी अगर उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद वो अपना मानसिक संतुलन भी खो दे। फिलहाल तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है जिससे उसे दर्द में राहत मिलेगी। फिर एक लिफाफा कावेरी माई को पकड़ाते हुए कहा, और यह कुछ दवाइयाँ हैं जो वक्त पर उसे दे देना। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद डॉक्टर वहाँ से चली गई। कावेरी माई ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र रूम के बंद डोर को देखा और फिर वहाँ से चली गई। रात के 9 बजे कावेरी माई उस लड़की को ड्रेसिंग के सामने बैठाकर उसके हाथों पर और उसके चेहरे पर एक काला रंग लगा रही थी। कावेरी माई को ऐसा करते देख उस लड़की ने कन्फ्यूजन से कावेरी माई से पूछा, माई, आप ऐसा क्यों कर रही हैं और यह काला रंग आप मुझे क्यों लगा रही हैं?
कावेरी माई ने कहा, ताकि कोई तुम्हें पहचान न पाए। अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। कावेरी माई ने कुछ ही देर में उस लड़की का पूरा हुलिया बदल दिया था। उसका गोरा दूध सा चमकता रंग अब काले रंग में बदल चुका था। उसकी आंखों पर एक बड़े बड़े लेंस वाला चश्मा लगा हुआ था और उसके बाल जो इतने ज़्यादा सिल्की और लंबे थे, कावेरी माई ने उसमें ढेर सारा तेल लगाकर उसकी 2 चोटियाँ गूंथ दी और फिर एक पुरानी सी साड़ी उस लड़की को पहना दी। अब वो लड़की जो कुछ देर पहले तक एक खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी, अब किसी गांव की लड़की की तरह नज़र आ रही थी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। कावेरी माई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। अब तुम इस हुलिया के साथ यहाँ से निकल सकती हो। फिर कावेरी माई ने उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाई और एक लेटर को उस पोटली के अंदर रखते हुए कहा, इस चिट्ठी को उस बूढ़ी औरत को दे देना, बाकी वो आगे सब संभाल लेगी। तुम्हें फिर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कावेरी माई, आप कौन सी बूढ़ी औरत की बात कर रही हैं? तो कावेरी माई ने पोटली की गांठ को अच्छी तरह से लगाते हुए कहा, वह सब तुम बाद में खुद समझ जाओगी। अभी फ़िलहाल के लिए यह पर्ची पकड़ो। इसमें उस बूढ़ी औरत का एड्रेस है और बाकी यह ट्रेन की टिकट। ट्रेन आज रात 11 बजे की है, शिमला के लिए। तुम्हें वहीं जाना होगा और जैसा मैं तुम्हें कहूँ वही करना होगा। कहकर कावेरी माई ने उस लड़की को काफ़ी कुछ समझाया और फिर उस लड़की का हाथ पकड़े हुए रूम से बाहर आ गई। मेंशन में काम करने वाले सभी सर्वेंट शाम को 7 बजे के बाद ही सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाते थे, इसलिए पूरे मेंशन में कावेरी माई और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। कावेरी माई उसका हाथ पकड़कर मेन डोर के पास तक आई। फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, मैं बाहर जाकर मेन गेट से गार्ड को किसी तरह से हटाती हूँ, तब तो तुम यहीं छुप कर मेरा इंतज़ार करना। तब तक जब वो गार्ड वहाँ से हट जाएगा तब मैं तुम्हें इशारा करूँगी, फिर तुम जल्दी से मेरे पास आ जाना, ठीक है? कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो कावेरी माई मेन डोर से बाहर चली गई। वहीं वो लड़की मेन डोर से थोड़ा साइड से हटकर एक पर्दे के पीछे छुप गई। कावेरी माई ने बाहर खड़े गार्ड से कहा, अरे रमेश, तुम ज़रा पीछे वाले गेट पर देख कर आओ, मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद कोई है जो ताक झांक कर रहा है। रमेश, जो उस गेट पर खड़ा हुआ गार्ड था, उसने कहा, ठीक है माई, मैं अभी जाकर चेक करके आता हूँ। ये कहकर वो गार्ड जल्दी से वहाँ से निकल गया। कावेरी माई ने मेन डोर के पास छिपकर खड़ी हुई उस लड़की की तरफ देखा और फिर उसे हाथ के इशारे से अपने पास आने के लिए कहा। वो लड़की पोटली को थामे हुए डरे सहमे कदमों से मेन डोर से बाहर आई और अपने आसपास देखते हुए कावेरी माई की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद वो लड़की कावेरी माई के पास पहुंच गई। कावेरी माई ने अपने आसपास देखकर तसल्ली की कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपनी कमर से कुछ रुपए निकाले जो उन्होंने अपनी साड़ी में छुपाए हुए थे। वो निकाल कर उस लड़की के हाथ पर रखते हुए कहा, यह लो, यह तुम्हारे काम आएंगे और जैसा जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना, ठीक है? उस लड़की ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। कावेरी माई ने साड़ी का पल्लू उस लड़की के सिर पर डाला और हल्का सा घूंघट उसके माथे तक लाते हुए कहा, जब तक तुम उस जगह पहुंच ना जाओ अपनी इस होलियों को मत हटाना, क्योंकि यही है जो तुम्हें इन लोगों की नज़र में आने से बचाएगा। कावेरी माई को अपने लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करते देख उस लड़की की आंखों में नमी आ गई। उसने कसकर कावेरी माई को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू कावेरी माई, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे डर है कहीं उनके गुस्से का शिकार आपको ना होना पड़े। कावेरी माई ने प्यार से उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी फिक्र तुम मत करो और अभी यहाँ से जाओ। तुम्हारा इतनी देर तक यहाँ खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। उस लड़की ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने कदम उस सुनसान सड़क की तरफ बढ़ा दिए। कावेरी माई काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही जब तक कि वो लड़की उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तभी वो गार्ड भागता हुआ वहाँ आया और बोला, कावेरी माई, मैंने वहाँ अच्छे से चेक किया, वहाँ कोई भी नहीं है।
कावेरी माई जो उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ से वो लड़की गई थी, उन्होंने हड़बड़ा कर उस गार्ड की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ शायद हो सकता है कि मुझे ही कोई गलत फहमी हुई हो। ठीक है, अब तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर कावेरी माई मैंसन के अंदर आ गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो लड़की सही सलामत शिमला पहुँच जाए। रात के 10:30 बजे वो लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाकर उसका भविष्य क्या होगा। रह रहकर उसके जहन में वो पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी कि कैसे इन 3 दिनों में उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, कैसे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ही छीन गई थी, किस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई थी। ये सब याद आते ही उस लड़की की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे, पर जल्दी ही उसने उस आंसू को पोंछ लिया। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर ही कुछ आदमियों पर पड़ी जो उसी प्लेटफॉर्म पर ही किसी को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर उस लड़की की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने चेहरे को उस घूंघट से अच्छे से कवर कर लिया और मन ही मन बोली, ये तो वही आदमी है ना जो उस दिन भी हमारे घर आए थे। मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं मेंशन में नहीं हूँ। भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, किसी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अब तक वो आदमी उस लड़की के पास आ गए थे। वो लड़की अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी, लेकिन कावेरी माई के कहे हुए शब्द की, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तभी तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगी। बस यही शब्दों ने उसे थोड़ी बहुत हिम्मत दी हुई थी। उसने अपने डर को काबू में करने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई पोटली को कसकर पकड़ लिया था। तभी उनमें से एक आदमी उस लड़की के पास आया और अपनी डरा देने वाली आवाज़ में कहा, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? कहकर उस आदमी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही इस लड़की की फ़ोटो को उसे दिखाया। इस लड़की ने जब अपनी फ़ोटो उसके मोबाइल में देखी तो एकदम से अपना सिर जल्दी से ना में हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा है। उस आदमी ने अपनी आंखें छोटी कर उस लड़की को देखा और कहा, अपना घूंघट हटाओ, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? इसे देख, कहाँ यह काली अंधियारी रात और कहाँ वो उजला हुआ चांद। तुझे लगता है कि यह लड़की वो हो सकती है? तो पहले वाले आदमी ने उस दूसरे आदमी की तरफ देख कर हंसते हुए कहा, ये तो सही कह रहा है। यहाँ यह काली कलोटी बदसूरत और कहाँ वह एकदम मक्खन की तरह गोरी, यह तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। चल कहीं और ढूंढते हैं। ये कहकर वो आदमी आगे बढ़ गए। उनके वहाँ से जाते ही उस लड़की की जान जो अब तक हलक में अटकी हुई थी, एकदम से उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को थोड़ा शांत किया। जब तक वो आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे, वो डर की वजह से एक सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। उस लड़की ने अपना घूंघट हल्का सा हटाकर अपने आसपास देखा तो वो आदमी कुछ ही दूरी पर खड़े हुए और लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे। उस लड़की ने जल्दी से अपनी पोटली संभाली और ट्रेन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो लड़की जल्दी से जाकर अपनी सीट में बैठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उस ट्रेन ने उस प्लेटफार्म को छोड़ दिया और धीरे धीरे कर उसने अपनी गति पकड़ ली। जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वो लड़की एक एक कर उन सभी बुरी यादों को अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। वो अपना सिर ट्रेन की खिड़की से सटाए हुए अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। काफ़ी कुछ ऐसा था जो सिर्फ दर्द भरा था, पर काफ़ी कुछ ऐसा भी था जो बहुत ही खूबसूरत था। पर अब उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में आगे कुछ भी खूबसूरत हो सकता है। उसने तो अपनी ज़िंदगी से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो गया था उसका। उसने तो खुद को भी खो दिया था। 1 साल बाद शिमला, एक खूबसूरत सी लड़की जिसने फ्लोरल प्रिंट वाला एक अनारकली सूट पहना हुआ था, वो भागते हुए जोर से बोली, दादी माँ रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। कहते हुए वो लड़की जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। भागने की वजह से उसके पैरों में पहनी हुई पायल की बहुत ही मधुर सी आवाज़ कानों में पड़ रही थी और उसका दुपट्टा भी पीछे से हवा में लहरा रहा था।
उस लड़की के खुले हुए सिल्की बाल, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर भी आ रही थी। उसने उसे अपनी उंगलियों से अपने कान के पीछे किया। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र करीब 65 साल के लगभग थी, उसने एक वाइट कलर की साड़ी, जिसके किनारे गोल्डन कलर के थे, और गले में मोती की माला, और चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। वो अपने हाथ में मंदिर की पूजा की थाली लिए खड़ी थी। उसने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा और उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। वो लड़की आंखों में चमक लिए उस बूढ़ी औरत की तरफ ही आ रही थी। उसके गुलाबी होंठ और हंसने की वजह से नजर आ रहे थे। उसके मोती जैसे दांत उसकी प्यारी सी मुस्कान को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। उस लड़की को देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी से भरपूर है। वो लड़की जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़ी हो गई और झुककर उनके पैर छूते हुए बोली, आप क्या मुझे भूल जा रही हैं? भूल कर जा रही थी? क्या आपको पता नहीं था कि मैं भी आपके साथ मंदिर जाती हूँ? इस लड़की का नाम था श्री, जिसकी उम्र 20 साल थी। दूर सा उजला गोरा रंग, दिखने में एकदम नाजुक सी, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, जिन पर सजी लंबी पलकें, सुर्ख गुलाबी मखमली होठ और गोली गालों पर पड़ने वाले डिम्पल, जो उसकी मुस्कान को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते थे। श्री के हल्के भूरे बाल, जो कमर तक लंबे थे और हल्के से घुंघराले भी, देखने में श्री बिल्कुल परियों की तरह लगती थी, बहुत ही प्यारी और मासूम। श्री को देखकर उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, अरे श्री, मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी? श्री ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से पूजा की थाली लेते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैंने देखा आपको, आप मेन डोर की तरफ जा रही थी। तो दादी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे सच में श्री, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही थी, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें छोड़कर मंदिर चली जाती तो पंडित जी तो मुझ पर ही गुस्सा करते हैं ना, कि मैं उनकी श्री बिटिया को छोड़ कर आ गई। तुम्हें पता है ना, वहाँ सभी लोग तुम्हारे आने का कितना इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी लाडली श्री वहाँ पर आए और अपनी मधुर सी आवाज़ में एक प्यारा सा भजन गाकर उन्हें सुनाए। श्री ने अपनी कदम मेन डोर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, अब आप देर मत कीजिए और जल्दी चलिए। तभी दादी माँ श्री के साथ साथ मेन डोर से बाहर आ गई। श्री और दादी माँ दोनों ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर रुकी। श्री पहले पूजा की थाली पकड़े हुए गाड़ी से बाहर आई, फिर उसने दूसरे हाथ से दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें भी बाहर आने में मदद की। श्री दादी माँ का हाथ पकड़े हुए ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कुछ ही देर में वो मंदिर में पहुँच भी गई। पंडित जी ने जब उन दोनों को वहाँ आते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आ गई श्री बिटिया, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और देखो यह लोग भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अब जल्दी से आरती गाकर हमारी पूजा संपन्न करो। श्री ने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी पूजा की थाली पंडित जी को पकड़ाई और अपने सिर को दुपट्टे से ढकते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, आरती तो मैं गा दूंगी, लेकिन प्रसाद का एक दोना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। श्री की बात सुनकर दादी माँ और पंडित जी दोनों को हंसी आ गई। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो श्री, मैं पहले ही तुम्हारे लिए एक दोना प्रसाद अलग से निकाल कर रखता हूँ। अब देर मत करो, आरती का वक्त हो गया है। श्री ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मधुर आवाज़ में बहुत ही प्यारा भजन गाने लगी। वहाँ खड़े सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और श्री की आवाज़ में उस भजन को सुनने लगे। श्री की आवाज़ अब पूरे मंदिर में गूंज रही थी और वहाँ के माहौल को बहुत ही ज़्यादा भक्ति में बना रही थी। श्री की आवाज़ में एक कशिश थी जिससे सभी लोग अपने सुध-बुध खोकर उस भजन में खो जाया करते थे। कुछ ही देर में आरती खत्म हुई तो दादी माँ ने अपनी आंखें खोलकर श्री की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हाथ जोड़े हुए भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी थी। तभी दादी माँ का ध्यान श्री की आंखों की तरफ गया, जहाँ हल्की हल्की नमी बूंद के रूप में बहकर उसके गालों पर आ गई, जिसे देखकर दादी माँ कुछ पल के लिए उदास हुई। फिर प्यार से श्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
श्री बिटिया क्या हुआ? श्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दादी माँ की तरफ देखा। फिर स्माइल करते हुए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं दादी माँ, आपको पता है ना, जब भी मैं भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती हूँ तो अपने आप ही मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप जल्दी से प्रसाद लीजिए, मैं अभी आई। ये कहकर श्री जैसे ही वहाँ से जाने लगी, दादी माँ ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, जल्दी आना। श्री ने जाते हुए ही कहा, हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर श्री जल्दी से मंदिर से बाहर आ गई। पंडित जी ने पूजा की थाली वापस दादी माँ को देते हुए कहा, ये श्री बिटिया बीना पता नहीं किस बात की जल्दी में रहती है, लीजिए प्रसाद। फिर उन्होंने एक दोना और प्रसाद की थाली में रखते हुए कहा, अब श्री बिटिया को बता देना कि मैंने उन्हें एक प्रसाद का दोना एक्स्ट्रा दिया है, वरना इसकी भी वह शिकायत करेगी मुझसे। दादी माँ कुछ देर बाद पूजा की थाली लेकर बाहर आ गई और अपनी चप्पलों को पहनते हुए बोली, यह श्री कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, जब देखो बिना बताए चली जाती है। तभी उनकी नज़र कुछ ही दूरी पर गई जहाँ पर श्री कई सारे छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बांट रही थी। वो सभी बच्चे वहाँ बैठे भिखारियों के थे और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो अक्सर श्री के आने का इंतजार करते थे। उन्हें देखकर दादी माँ ने हंसते हुए कहा, ये लड़की भी ना कभी भी इन बच्चों के लिए कुछ लाना भूलती नहीं है। कुछ ही देर में श्री उन बच्चों को चॉकलेट बांट कर वापस दादी माँ के पास आई और बोली, पंडित जी ने मेरा प्रसाद दिया ना? तो दादी माँ ने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारा प्रसाद दिया, अब चलो। धूप कितनी तेज हो आई है। श्री ने दादी माँ के हाथ से प्रसाद की थाली ले ली और दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है, मैं तो गाड़ी में बैठकर ही प्रसाद खाऊंगी। ये कहकर श्री दादी माँ को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने में हेल्प करने लगी और खुद भी उनके बगल में ही बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिल्ली, एक बड़े से आलीशान मेंशन के बड़े से रूम में एक दीवार पर एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल नज़र आ रही थी। इस तस्वीर के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जो अपनी गहरी आंखों से उस तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उस शख्स की आंखों में कई तरह के इमोशंस आ जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखे हुए थे और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे भाव तो जैसे उसकी गहरी आंखों में समाये हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और उस लड़की के आगे एक सीन किसी फिल्म की तरह नज़र आने लगी। वही तस्वीर वाली लड़की उसकी बाहों में खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो शख्स उस लड़की को इस हालत में देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरी शिवांगी को कुछ नहीं हो सकता। शिवांगी, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, प्लीज़ अपनी आंखें मत बंद करो शिवांगी। शिवांगी जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी, उसने अपनी आंखें अपनी आंसू भरी आंखों से उस शख्स की तरफ देखा, फिर अपने कांपते हाथ उस शख्स के गाल पर रखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रणविजय, तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ यहीं तक था। अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। बस आखिरी बार मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी यह आखिरी विश पूरी कर दो। शिवांगी की यह बात सुनकर रणविजय ने कसकर शिवांगी को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोला, आई लव यू शिवांगी, आई लव यू। यह रणविजय सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, वरना यह आहान आज पूरी तरह से टूट जाएगा। तभी उसने महसूस किया कि शिवांगी का शरीर ढीला पड़ गया है। यह महसूस होते ही कुछ पल के लिए रणविजय एकदम से जम सा गया। फिर उसने शिवांगी को खुद से थोड़ा दूर किया और शिवांगी के बेजान चेहरे को देखकर एकदम बहुत जोर से चिल्लाया, शिवांगी। लेकिन शिवांगी तो कब का उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब जो उसकी बाहों में था वो था शिवांगी का पार्थिव शरीर। रणविजय की आंखों से आंसू बहकर शिवांगी के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने शिवांगी की फॉरहेड पर अपने होंठ रख दिए और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती शिवांगी, नहीं जा सकती। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना? तुमने तो सारी ज़िंदगी
मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ गई। तभी वो शख्स, जो कोई और नहीं रणविजय था, अचानक ही प्रेजेंट में लौट आया और झटके से अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रणविजय ने शिवांगी की तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम अपना वादा तोड़कर चली गई शिवांगी, लेकिन मैं यह वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया है उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा और उसकी पूरी ज़िंदगी एक सज़ा बना दूंगा। उसे क्या लगता है कि वो मुझसे बच पाएगी? नहीं, अब वक्त आ गया है दोबारा उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बनाने का। ये कहते हुए रणविजय की आंखों के भाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गए। यह था रणविजय चौहान खानदान का इकलौता वारिस। देखने में काफ़ी हैंडसम, उम्र 26 साल, रंग गोरा, गहरी काली आंखें, हल्के पिंक लिप्स, हमेशा जेल से सेट किए हुए बाल, हाइट 6 फीट 4 इंच, गठीला शरीर, देखने में इतना अट्रैक्टिव कि कई लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। पर रणविजय जिसके पीछे पागल था वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रणविजय चौहान जिसके चेहरे से ही उसका रौब झलकता है। शायद ही कोई होगा जो उससे नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सके। जहाँ लोग तो शिवांगी और रणविजय की प्यार की मिसाल दिया करते थे और कुछ ही वक्त में उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शिवांगी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जिस वजह से आज के रणविजय में और आज से 1 साल पहले के रणविजय में अब ज़मीन आसमान का अंतर आ गया था। पहले रणविजय चौहान काफ़ी ज़्यादा हंसमुख था और काफ़ी नर्म दिल भी, सिर्फ अपनी शिवांगी के लिए, बाकी दुनिया के लिए वो हमेशा से ही रूड और एक घमंडी इंसान था। जब से शिवांगी उसे छोड़ कर गई थी उसने बेरहमी की सारी हदें पार कर ली थी। वह आप और भी ज़्यादा रूड हो गया था। घमंडी तो वो पहले भी बहुत था, लेकिन अब उसका घमंड उसके सर चढ़कर बोलता था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, या कह सकते हैं कि अब उसका दिल पूरी तरह से पत्थर सा हो गया था। उसे किसी की दुख तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसका इतना हार्टलेस होना शिवांगी की जुदाई की वजह से था। तभी पीछे ही टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणविजय ने पलटकर उस फ़ोन की तरफ देखा और अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ा दिए। फ़ोन पिक करके अपने कानों पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर रणविजय ने कहा, मीटिंग फिक्स करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और सोफे पर रखा हुआ अपना कोट उठाकर पहन लिया। उसने एक नज़र फिर से शिवांगी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, अब तुमसे रात को मिलता हूँ शिवांगी, मेरा इंतज़ार करना। कहकर उसने अपने कदम रूम की डोर की तरफ बढ़ा दिए। दूसरी तरफ शिमला, रात का वक्त, रात के करीब 1 बजे शिमला के सुनसान सड़कों पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी, जो वहाँ के माहौल को काफ़ी डरावना बना रही थी। वहीं एक बड़ी सी संगमरमर की हवेली जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वहाँ फैली धुंध भी उसकी खूबसूरती को ढक नहीं पा रही थी। इसी हवेली के बड़े से रूम में एक बड़े से किंग साइज बेड पर एक लड़की सो रही थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल पूरे तकिए पर फैले हुए थे। उस लड़की की बड़ी बड़ी पलकें भले ही बंद थी, लेकिन उस बंद पलकों के अंदर से हिलती हुई उसकी पुतलियाँ उसकी बेचैनी को साफ जता रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है और डर की वजह से उस लड़की ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया हुआ था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इतनी सर्द रात होने के बावजूद भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। हर बढ़ते पल के साथ उसका डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था और धीरे धीरे उसके होंठ हिल रहे थे। नहीं, मेरे पास आओ, मैं कुछ नहीं किया, मेरे पास मत आओ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़। तभी एक चीख के साथ वो झटके से उठ बैठी। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें इस वक्त खौफ से भरी हुई थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कब तक मुझे यह बुरा ख्वाब डराता रहेगा?
कब तक वो बुरी यादें मेरा पीछा करती रहेंगी। उसका गला डर से सूख रहा था। उसने अपने गले पर हाथ रखकर साइड टेबल पर नज़र घुमाई। वहाँ रखे पानी के गिलास को उसने जल्दी से उठाया और दोनों हाथों से गिलास को थाम कर एक एक ही सांस में उस पूरे गिलास को खाली कर दिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। उसने गिलास को वापस साइड टेबल पर रखा और बेड से नीचे उतर गई। वो धीरे धीरे अपने कदम मिरर की तरफ बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई और खाली आंखों से मिरर को देखने लगी। तभी उसे उस मिरर में एक लड़की का अक्स नज़र आने लगा। वो लड़की कोई और नहीं, वही थी। उस अक्स में उस लड़की की उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और जगह जगह पर उसके साथ की गई बेरहमी के निशान नज़र आ रहे थे। मिरर में नज़र आ रही उस लड़की के अक्स के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उस लड़की के अक्स में एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, कब तक भागोगे श्री? वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। इस डर के साथ कैसे उसका सामना कर पाओगी और कहाँ तक भागोगी? मिरर के सामने खड़ी हुई लड़की कोई और नहीं, श्री थी। श्री, जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू बह रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तब तक भागूंगी जब तक वह मुझे ढूंढते ढूंढते वो थक नहीं जाते। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। वहीं दिल्ली चौहान एम्पायर की आलीशान आसमान को छूती बिल्डिंग, जो अपनी शान और शौकत के साथ और सफलता के परचम लहराने के साथ ही सीना तान कर खड़ी है। कई लोगों का सपना है इस एम्पायर के साथ काम करने का, लेकिन कुछ नसीब वाले ही होते हैं जिन्हें यहाँ काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर तो जॉब पाना भी लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एक बार यहाँ जॉब मिलते ही उनकी पूरी लाइफ बन जाती थी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने एक बड़े से लग्जरियर कैबिन में किसी के गुस्से से भरी आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ किसी और की नहीं, रणविजय की थी, जो एक आदमी पर गुस्से से चिल्ला रहा था। पूरा 1 साल बीत गया, तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। कर क्या रहे हो तुम लोग? इस बार रणविजय का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल नज़र आ रही थी, जैसे उसमें खून उतर आया हो। रणविजय को इतना गुस्से में देखकर उसके सामने खड़ा हुआ आदमी डर से कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे आंख मिलाकर बात करने की। अब उस आदमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो रणविजय ने उसके ऊपर भड़कते हुए फिर से कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। तभी वो आदमी अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, बॉस, हमने उन्हें सब जगह ढूंढा और अभी भी हमारे आदमी उनकी तलाश में है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। रणविजय दांत पीसते हुए बोला, 7 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें। मुझे 7 दिनों में वो मेरे सामने चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार रहना। अब निकलो यहाँ से। वो आदमी चुपचाप कैबिन से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके लिए भी यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। रणविजय अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कब तक मुझसे बचती हो। आखिर आना तो तुम्हें मेरी ही कैद में है। ये कहते हुए रणविजय की आंखें काफ़ी खतरनाक हो गई थी। शिमला श्री गार्डन में बैठी हुई एक पौधे को मिट्टी में लगा रही थी। उसी के पास ही एक करीब 12 साल की लड़की बैठी हुई उसकी मदद कर रही थी। श्री ने पौधे को अच्छी तरह से लगाने के बाद उस लड़की से कहा, लो नेहा, लग गया तुम्हारा पौधा, और हाँ, इसको रोज़ पानी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। नेहा ने खुश होते हुए कहा, दीदी आज चिंता मत करो, इसकी केयर तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी। श्री ने अपने हैंड वॉश करते हुए कहा, अच्छा नेहा, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? आज तो संडे भी नहीं था और ना ही किसी तरह की छुट्टी थी, फिर तुम घर पर क्या कर रही हो? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो दीदी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ था ना, इसलिए, वरना आज तो मुझे टीचर से डांट पड़ जाती। नेहा की बात सुनकर श्री ने उसे घूर कर देखा और फिर उसे डांटते हुए कहा, तो तुम्हारा होमवर्क क्यों अधूरा था? नेहा, ज़रूर तुम मूवी देखने में बिजी होगी, है ना? मैं देख रही हूँ तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत लापरवाह हो गई हो। ये कहकर श्री अपनी जगह से खड़ी हुई और टॉवल से अपने हाथ पोंछकर उसे एक टेबल पर रखते हुए बोली, आज से रोज़ शाम को तुम मुझे अपना होमवर्क चेक करवाओगी।
वरना तुम्हारी टीचर तो तुम्हें बाद में पीटेंगी, उससे पहले मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। नेहा ने हंसते हुए कहा, दी आप तो बिल्कुल टीचर की तरह बात कर रही हैं। वैसे आप बताइए, क्या आप भी अपने स्कूल में ऐसा ही करती थी? मुझे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं नेहा की बात सुनकर श्री के दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। फ्लैश बैक। दी अब क्या मेरी पढ़ाई को लेकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? कर लूँगी ना अपना होमवर्क। श्री ने पिलो में अपना मुंह घुसाते हुए कहा तो उसके बगल में बैठी हुई एक लड़की ने उसके हाथ से पिलो खींचते हुए कहा, श्री तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का हो गया है, चुपचाप बैठो और अपना होमवर्क कंप्लीट करो, वरना मैं तुम्हारी टीचर से कहूँगी कि 2 थप्पड़ मेरी तरफ से भी इसे लगा देना। एकदम लापरवाह हो गई हो तुम। प्रेजेंट टाइम। श्री इस बात को याद करके हंसने लगी। नेहा ने जब श्री को खुद में ही हंसते हुए देखा तो कन्फ्यूजन से पूछा, दी कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप खुद ही हंसी जा रही हैं। क्या कुछ याद आ गया? नेहा की बात सुनकर श्री एकदम से अपने अतीत से बाहर लौट आई और नेहा की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं नेहा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं चलती हूँ। ये कहकर श्री ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। नेहा ने श्री को जाते हुए देखा और खुद से ही कहा, कभी कभी दी को क्या हो जाता है, बात करते करते पता नहीं कहाँ खो जाती है। तभी नेहा की माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे नेहा वहाँ क्या कर रही हो, जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। नेहा का ध्यान जो उस तरफ था जहाँ से अभी श्री गई हुई थी, उसने अपनी माँ की तरफ देखा और जवाब में इतना ही कहा, आ रही हूँ माँ, रुकिए। कहकर नेहा भागते हुए अपनी माँ की तरफ चली गई। वहीं श्री किसी गहरी सोच में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चल रही थी कि तभी पीछे से एक लड़के ने उसे आवाज़ दी, अरे श्री रुको। श्री जो हवेली के अंदर जा रही थी, अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सामने ही एक लड़का उसे देखते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। उस लड़की को देखकर श्री के फेस पर स्माइल आ गई। वो लड़का श्री के सामने आकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, श्री तुम किस सोच में गुम थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ दी है और तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। श्री ने उसे देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं हुआ तरुण, वैसे तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तरुण करीब 24 साल का बड़ा ही हंसमुख टाइप का लड़का था। लुक में भी वह काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग था। तरुण ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, क्यों? मैं यहाँ पर तुमसे और दादी माँ से मिलने नहीं आ सकता हूँ? तुम तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब करती हो जैसे मेरा यहाँ आना बैन हो। तरुण की बात सुनकर श्री ने हंसते हुए कहा, तरुण अभी मेरे सामने नौटंकी मत कर, चलो वैसे भी लंच तैयार है तो साथ में मिलकर लंच करते हैं। तरुण ने श्री का हाथ पकड़ा और कहा, नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर तरुण उसे खींचते हुए अंदर ले आया। अंदर दादी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई श्री का ही वेट कर रही थी। श्री के साथ जब उन्होंने तरुण को भी अंदर आते हुए देखा तो खुश होकर कहा, अरे तरुण बेटा तुम भी आए हो, चलो बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, लंच रेडी है, साथ में मिलकर करते हैं। तरुण जल्दी से आकर एक चेयर पर बैठ गया और बोला, हाँ दादी माँ, वैसे भी इतना सारा खाना देख कर तो मेरी भूख 4 गुना और बढ़ गई है। श्री भी उसके सामने ही चेयर पर बैठ गई। सभी के बैठते ही सर्वेंट ने उन सबके प्लेट में खाना सर्व करना शुरू कर दिया। दादी ने अपना खाना खाते हुए कहा, तरुण तुमने आगे का क्या सोचा है? तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना बेटा? तरुण जो पूरी तरह से खाने पर टूट ही पड़ा था, उसने मुंह में ढेर सारा खाना ठूसे हुए ही कहा, दादी करूँगा क्या, वही बिजनेस की ज्वाइन करूँगा, कोई और भविष्य तो है नहीं मेरा। दादी ने पानी का एक घूंट भरते हुए कहा, तो ठीक है, मैं इस बारे में वीर से बात करूंगी। दादी की बात सुनकर श्री के हाथ खाना खाते हुए अचानक ही रुक गए और उसके चेहरे पर एक भाव आकर गुजर गया। अचानक ही वो चेयर से खड़े होते हुए बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। दादी ने श्री को ऐसे खाने की टेबल से खड़े होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ श्री, तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया है? तो श्री ने अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा, वो दादी पता नहीं क्यों मुझे भूख ज़्यादा नहीं है, अगर मुझे बाद में भूख लगेगी तो मैं खाने में बाद में खाना खा लूँगी।
कहकर श्री बिना दादी की बात सुने ही वहाँ से चली गई। तरुण ने श्री को जाते हुए देखा और फिर दादी से कहा, दादी कभी कभी तो मुझे श्री का कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कभी इसका बिहेवियर कुछ अजीब हो जाता है। कुछ अजीब नहीं हो जाता है? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद उसके साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये कभी कभी बहुत घबरा जाती है। पर क्या? यह मुझे कभी नहीं बताती है। तरुण ने अपना सिर झटका और कहा, कभी ना कभी तो अपने दिल का हाल हमें बताएगी ही ना। और काश यह हमें बता दे तो शायद हम लोग इसकी कुछ मदद कर पाए। दादी ने कहा, तरुण तुम खाना खाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगी। तरुण ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर खाने पर फोकस करने लगा। कुछ देर बाद श्री अपने रूम में बेड से टेक लगाए नीचे फर्श पर ही बैठी हुई थी। वो अपने घुटने मोड़े हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके चेहरे से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से बहुत ज़्यादा घबरा रही है। उसकी आंखों में एक नमी नज़र आ रही थी। वो खुद से ही बोली, श्री अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ ढूंढ लिया तो कभी ना कभी तो तेरा सामना उनसे होगा ना। तब तू कैसे बचेगी खुद को, और कैसे तब तू बचाएगी खुद को। तभी उसने अपने कंधे पर एक प्यारा भरा स्पर्श महसूस किया। श्री ने अपना सिर उठाकर दादी की तरफ देखा, जो बेड पर बैठे हुए उसे ही देख रही थी। श्री ने दादी को देखकर उनके घुटने पर अपना सिर रख दिया तो दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्री क्या हुआ बेटा? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें आज भी परेशान कर रहा है? श्री ने दादी के घुटने पर अपना सिर रखते हुए ही कहा, दादी अतीत की बुरी बातें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो सब भूलने की, पर मैं नहीं भुला पा रही। दादी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, श्री बेटा तुम मुझे अपना मानती हो ना, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जिससे तुम इतना डरती हो? बेटा अगर तुम मुझे बता दोगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दादी की बात सुनकर श्री ने मन ही मन कहा, नहीं दादी, मैं आपको सच्चाई तो नहीं बता सकती क्योंकि यह सच आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा और मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती। श्री ने जब दादी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो दादी ने कहा, चलो मेरे पास बैठो। कहकर दादी ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। श्री चुपचाप उठकर बेड पर दादी के बगल में ही बैठ गई। फिर दादी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, श्री जब से तुम यहाँ आई हो मैंने कई बार देखा है कि तुम तो कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, तुम्हें डरा रहा है। बेटा कई बार अपने मन की तकलीफ़ किसी से बांट लेने से मन हल्का हो जाता है। मैंने कावेरी से भी कई बार पूछने की कोशिश की पर उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया, और ना ही उस चिट्ठी में उसने मुझे खुलकर बताया था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। श्री ने दादी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने भी एक गहरी सांस लेकर कहा, हर बार ऐसा ही होता है श्री, मैं जब भी तुमसे कुछ पूछती हूँ तुम बस चुप्पी साध लेती हो। कोई बात नहीं बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें वो बात मुझे बता देनी चाहिए तो बेझिझक मुझे अपना दुख बांट लेना। श्री अब सीधे बैठ कर दादी से बोली, दादी कई दुख ऐसे होते हैं जो बांट लेने से कम होते हैं, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो कम होने का नाम नहीं लेती बल्कि सामने वाले को भी दुखी कर देती है। बस आप ऐसा ही समझ लीजिए। मैं अपनी तकलीफ़ से आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर आप यह मत समझना कि मैं आपको अपना नहीं समझती। आप मेरे लिए फ़रिश्ते की तरह हैं। आपने मुझे उस वक्त संभाला जब मैं पूरी तरह से टूट कर बिखर गई थी, जब मेरी सांसें, उम्मीदें सब तरफ से टूट चुकी थी। इसलिए मेरे लिए तो मेरी भगवान आप ही हैं। ये कहते हुए श्री ने दादी के हाथ को थाम लिया। दादी ने हंसते हुए कहा, श्री मेरी इतनी भी तारीफ मत करो बेटा, यह तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज था। तभी दादी को कुछ याद आया और उन्होंने श्री से कहा, अच्छा श्री, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो क्या है ना कि कल मुझे 3 दिन के लिए बनारस जाना है, तो क्या तुम यहाँ रह जाओगी ना? श्री ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ दादी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। दादी ने प्यार से श्री के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा वक्त यहाँ अकेले ना रहना पड़े। और हाँ, तुम पीछे से अपना ख्याल रखना। श्री ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो दादी उसके रूम से बाहर चली गई। दादी माँ के जाते ही श्री के फेस की स्माइल फिर से उदासी में बदल गई।
दिल्ली। रणविजय रात का डिनर करने के बाद अपनी स्टडी रूम में आकर अपना कुछ वर्क करने लगा। वो लैपटॉप में अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वर्क कर रहा था। इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे थे कि तभी उसके साइड में रखा हुआ उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर को देखकर उसने फ़ोन पिक कर अपने कान पर लगा दिया और रोलिंग चेयर पर लीन होते हुए सामने वाले से बोला, बोलो, कोई खबर मिली या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए फ़ोन किया है? तभी सामने वाले ने कुछ कहा जिसे सुनकर रणविजय के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए और उसकी पकड़ भी अपने फेस पर कस गई। रणविजय ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर वापस टेबल पर रखा और खड़ी होकर स्टडी रूम की बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले बाहर की तरफ देखने लगा। इस वक्त रणविजय ने एक वाइट कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ था। टी शर्ट की फिटिंग टाइट होने की वजह से उसके बाइसेप्स शो हो रहे थे, जिसे देख कर ही उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कहना गलत नहीं होगा कि रणविजय चौहान वाकई में एक दमदार पर्सनालिटी का मालिक था। उसका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था कि उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने के लिए काफ़ी थी। लड़कियां खुद को रणविजय से अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाती थी। रणविजय ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, योर टाइम इज़ ओवर एंड माई टाइम हैज़ बिगन। कहते हुए उसकी आंखों के भाव एकदम से गहरे हो गए और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल डार्क हो गए थे। तभी उसके स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की उस रूम के अंदर दाखिल हुई। वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही थी और उसने एक ब्लैक कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी। उस डिजाइनर साड़ी में उसका परफेक्ट फिगर काफ़ी हॉट नज़र आ रहा था और उसके बाल जो उसकी कमर तक थे उसे उसने हल्का सा कर्ल किया हुआ था और चेहरे पर काफ़ी सलीके से मेकअप किया हुआ था। इन सब के बावजूद उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही तरह का एरोगेंस नज़र आ रहा था। रणविजय ने ग्लास वॉल से ही उसके अक्ष को देख लिया था और बिना उसकी तरफ पलटे ही कहा, नायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की जो नायरा थी और उसका पूरा नाम नायरा ओबेरॉय, उसने जब रणविजय को ग्लास वॉल के पास खड़े देखा तो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और रणविजय के पीछे जाकर खड़े होते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रणविजय, तुम शायद भूल गए हो कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलने वाले थे और मैं तुम्हारा काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार करती रही। क्या एक बार भी तुमने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करना तुम्हें सही नहीं समझा कि तुम डिनर पर नहीं आने वाले हो? नायरा की बात में उसकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही थी। रणविजय ने बिना पीछे पलटे ही कहा, तुम शायद भूल रही हो नायरा कि जब तुमने मुझे डिनर के लिए कहा था तभी मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। यह तुम्हारी ज़िद थी उस डिनर पर मेरा वेट करने की। नायरा जाकर रणविजय के सामने खड़ी हो गई और ग्लास वॉल से अपनी बैग टिकाते हुए रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मेरी ही जिद थी और मेरी जिद तो तुम भी हो रणविजय। आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगे? रणविजय ने एक नज़र नायरा की तरफ देखा और फिर जाकर वापस अपनी रोलिंग चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे पाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो नायरा। मैं हमेशा से ही शिवांगी का था, शिवांगी का हूँ और उसी का ही रहूँगा। शिवांगी का जिक्र रणविजय के मुंह से सुनकर नायरा ने इरिटेट होते हुए कहा, बस करो रणविजय, वो जा चुकी है तुम्हारी लाइफ से और वैसे भी कभी ना कभी तो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना ही होगा, तो फिर वो मैं क्यों नहीं? आखिर क्या कमी है मुझ में? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ। कहते हुए नायरा रणविजय के सामने ही आकर उसकी डेस्क से टीक कर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधे उसे देखने लगी। रणविजय ने गहरी सांस ली और बिना किसी एक्सप्रेशन के नायरा को देखते हुए कहा, मुझे अपनी लाइफ आगे कैसे बितानी है और कैसे नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो और फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी काफ़ी काम करना है। कहने के साथ ही रणविजय ने एक बार फिर से अपना लैपटॉप ओपन किया और उस पर अपना वर्क करने लगा, लेकिन नायरा ने गुस्से से लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ रणविजय तो मुझसे बात करो। नायरा की इस हरकत से रणविजय ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ नायरा, और दोबारा यह हरकत मत करना। रणविजय ने यह बात कुछ इस तरीके से की थी कि कुछ पल के लिए नायरा भी घबरा गई। उसने फिर बात को संभालते हुए कहा, रणविजय, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है और लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना सीखो। कब तक यूँ उसकी यादों में खुद को ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे?
और जहाँ तक मैं जानती हूँ शिवांगी भी यही चाहती होगी ना कि उसके जाने के बाद तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जियो। और वैसे भी हम लोग एक अच्छे बिजनेस पार्टनर भी तो हैं, और अगर हम दोनों लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं तो उसमें बुरा क्या है। नायरा ने रणविजय को अपनी बात को समझाते हुए कहा। रणविजय जो अब नायरा की बातों से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो एकदम नायरा पर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप नायरा, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है? और अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे गुस्से का शिकार ना हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। रणविजय का गुस्सा देखकर नायरा एकदम से सहम गई। वो जानती थी कि रणविजय जब भी गुस्से में होता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता था, और नायरा इस बात का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने शांत लहजे में कहा, ठीक है रणविजय, पर एक बार तुम मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। चलती हूँ। स्टडी रूम से बाहर आकर नायरा ने अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए कहा, रणविजय, मुझे अच्छे से पता है कि तुमसे अपनी बात कैसे मनवानी है। तुम मेरी बात को इग्नोर कर सकते हो पर अपनी मॉम की बात को नहीं, और अब वही मेरा इसमें साथ देंगी। ये सोचकर नायरा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वहीं रणविजय ने डेस्क पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल कर अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले ने 2 रिंग में ही उसका फ़ोन पिक कर लिया। रणविजय ने अपनी भारी आवाज़ में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जाने की तैयारी करो, मैं कल ही वहाँ जाऊँगा। फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर और वो भी स्टडी रूम से बाहर आ गया। रात के करीब 10 बजे एक बड़ी सी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। यह हवेली कम और खूबसूरत महल ज़्यादा लग रही थी। उस गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर नायरा बाहर आई। इस वक्त उसका चेहरा काफ़ी तमतमाया हुआ था, क्योंकि उसे बार बार रणविजय की बातें याद आ रही थी। लेकिन उसने बाहर आकर 1-2 बार गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और खुद से ही कहा, खुद को रिलैक्स कर नायरा, क्योंकि तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना है। खुद को रिलैक्स कर नायरा। फिर उसने अपनी कदम उस हवेली की तरफ बढ़ा दिए। नायरा भी हॉल में आई ही थी कि तभी उसे वहाँ पर एक लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई नजर आई, जिसे देखकर नायरा के फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। उस लेडीज़ की उम्र करीब 50 साल के लगभग थी, लेकिन उसके चेहरे पर नजर आ रही सौम्यता की वजह से वो 35 से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। उस लेडी की नज़र भी जैसे ही नायरा पर गई तो उसके फेस की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई और उसने बड़े ही प्यार से नायरा का नाम पुकारा। नायरा, तुम यहाँ पर? व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज बेटा। नायरा जाकर पहले उस लेडी के गले लग गई, फिर स्माइल करते हुए बोली, आंटी, क्या मैं कभी भी यहाँ नहीं आ सकती हूँ? उस लेडी ने प्यार से नायरा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम जब मर्जी है यहाँ आ सकती हो, यह तुम्हारा भी तो घर है ना। उस लेडी की बात सुनकर नायरा थोड़ी उदास हो गई। यह लेडी कोई और नहीं, रणविजय चौहान की माँ कादम्बरी चौहान थी। तो आखिर अब इस कहानी में क्या होगा और कौन सी नई मोड़ लेने वाली है ये कहानी, ये जानने के लिए सुनते रहिए आप इस स्टोरी के अगला भाग को, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।